पढ़ेंगे। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बच्चों, इस पाठ में हम हमारी बॉडी के अलग अलग प्रकार के जो मूवमेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब बिना समय गवाए इस नए ताजा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आ जाइए पेज नंबर 66 पर। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। You must be blinking your eyes time to time. Observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. बच्चों, यदि मैं आपको कह दूं कि बिना हिले बैठ जाइए, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलना मत, तब आप बैठिए और बिना हिले आपकी बॉडी के मूवमेंट्स देखिए। बच्चों, जब मैंने आपको कहा है कि मत हिलना, तब भी आप सांस लेते हैं। सांस लेते समय आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को ध्यान से देखिए। आप बीच बीच में आपकी पलकें भी झपकाते हैं, यह भी एक टाइप का मूवमेंट हुआ। दोस्तों, जब आप आपकी नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं, तब आप अपने बॉडी का कौन सा हिस्सा हिलाते हैं, कौन सा हिस्सा यूज करते हैं। या फिर यदि आपका कोई दोस्त आपको पीछे से बुला रहा है तो आप उसके सामने देखने के लिए मुड़ते हैं, तो मुड़ते समय आप अपने शरीर के कौन से हिस्से का उपयोग करते हैं। बच्चों, इन सारी एक्टिविटीज में आपके बॉडी का, आपके शरीर का कोई एक या दो हिस्सा हिलता है, लेकिन आप आपकी जगह से नहीं हिलते। आप आपकी जगह से भी कुछ कामों के लिए हिलते हैं, जैसे कि आपको आपकी टीचर के पास जब जाना हो, या फिर आपका फेवरेट पीटी पीरियड में आपको मैदान में जाना हो, या फिर आपको स्कूल के बाद घर जाना हो। आप खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हिलते हैं। Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. तो बच्चों, अब आपके दोस्त, टीचर्स और आपके माता पिता की सहायता से हम टेबल 8.1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको अलग अलग प्राणियों के नाम दिए गए हैं और आपको सोचना है कि यह प्राणी कैसे हिलता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है काव का। काव यानी गाय। तो बच्चों, गाय हिलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती है, और वो पैरों से कैसे हिलती है, तो वह चलती है, इसलिए वॉक लिख देंगे हम लास्ट कॉलम में। तो इसी प्रकार आप इस टेबल में अलग अलग प्राणियों के बारे में लिख दीजिए कि वह कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? दोस्तों, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। हर प्राणी के मूवमेंट में उसकी एक जगह से दूसरे जाने के तरीकों में इतनी सारी विभिन्नता क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ जानवर पैदल चलते चलते जाते हैं, जबकि सांप जैसे कुछ जानवर रेंगते हुए जाते हैं और मछली तैर कर जाती है। Bujo wonders about movements in plants. He knows they do not move from place to place, but do they show any other kind of movements? दोस्तों, यहाँ बूझो ने एक बहुत ही स्मार्ट सवाल पूछा है। वह जानना चाहता है कि क्या पौधे भी मूवमेंट दिखाते हैं, क्या उनमें भी कुछ प्रकार के बदलाव ऐसे होते हैं। तो दोस्तों, हम सबको और बूझो को यह तो पता है कि पौधे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, वह हिल नहीं सकते अपने स्थान पर से, लेकिन फिर भी उनमें कुछ प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि बच्चों, सूरजमुखी, सनफ्लावर जो होता है, वह हमेशा अपना फूल सूरज की तरफ मुड़ाता है। जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ सूरजमुखी को हम देखते हुए पा सकते हैं। अधिकतर पौधे सूरज की रोशनी की ओर उगते हैं। ऐसे पौधों को हम फोटोट्रोपिक कहते हैं। यह सब कुछ आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। 8.1 Human body and its movements. Let us look closely at some of our own movements to begin with, before looking at all these varieties of movements in animals. Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercises? Let us try some of the many movements our body is capable of. तो बच्चों, शुरुआत में
हम हमारे ही शरीर के कुछ मूवमेंट्स को देख लेते हैं इन सारे जानवरों के मूवमेंट्स देखने के पहले। बच्चों, क्या आपको स्कूल में एक्सरसाइज करने में मजा आता है? क्या आपने कभी देखा है कि आपके हाथ किस प्रकार हिलते हैं जब आप स्कूल में अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं? तो चलिए कुछ अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स ट्राई करते हैं जो हमारे शरीर से हो सकते हैं। Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? दोस्तों, अब चलिए हम थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं। एक इमेजिनरी बॉल आपके हाथ में है। अब इस बॉल को एक इमेजिनरी विकेट पर फेंकिए। बच्चों, हम ओवरआर्म क्रिकेट जब खेलते हैं तब हम किस प्रकार गेंद डालते हैं, वही सेम मूवमेंट वापस कर कर देखिए। आपने आपका हाथ कैसे हिलाया? क्या आपने उसे आपके कंधे पर गोल रोटेट कर कर घुमाया? क्या आपका कंधा भी मूव हुआ? अब जमीन पर पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैर को कुल्हे के चारों ओर घुमाइए। आपकी कमर के चारों ओर उसे घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार आपके पैरों को घुटने से मेड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। आपके हाथों को आपके एल्बो पर से मोड़िए, आपके कंधे को आपकी उंगलियों से छूने के लिए। आपने आपके हाथ का कौन सा हिस्सा बेंड करने की कोशिश की? क्या आप उसे बेंड कर पाए? Try to move the various parts of your body and record their movements in table 8.2. Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in direction? आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग अंगों को हिलाइए और उनके मूवमेंट्स किस प्रकार के हैं वह सब कुछ टेबल नंबर 8.2 में लिख दीजिए। बच्चों, ऐसा क्यों है कि हम हमारे शरीर के कुछ हिस्सों को आसानी से हिला सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग तरीकों से, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें हम केवल एक ही तरह से हिला सकते हैं? ऐसा क्यों है कि हम कुछ हिस्सों को तो बिल्कुल भी नहीं हिला सकते? एक्टिविटी 1. Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Ask your friend to tie the scale and your arm together. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? दोस्तों, चलिए अब एक छोटी सी गेम खेलते हैं। एक लंबी स्केल लीजिए और उसको आपके हाथ की लंबाई पर दीजिए, जैसा कि फिगर 8.1 में दिखाया गया है। उसके बाद आपके किसी दोस्त की सहायता से उसे कहिए कि उस पट्टी और आपके हाथ को एक रस्सी से बांध ले। अब आप आपके हाथ को मोड़ने की कोशिश करिए आपकी एल्बो से। क्या आप आपकी एल्बो को मोड़ पाए? क्या आपसे यह हो पाया? पेज नंबर 68. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. Can you name more such joints? If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? बच्चों, अब तक तो आप यह समझ गए होंगे कि हम हमारे बॉडी को ऐसी जगहों पर मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं जहां हमारे बॉडी में दो हिस्से हमें जुड़े हुए लगते हैं, जैसे कि आपका एल्बो, आपका कंधा या फिर आपकी गर्दन। इन सारी जगहों को हम जॉइंट्स कहते हैं। क्या आप आपके शरीर में कुछ और ऐसे जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? बच्चों, अब कमाल की बात तो यह है कि यदि हमारे शरीर में कहीं पर भी जॉइंट्स नहीं होते तो क्या हम बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह हिल पाते? तो बच्चों, इसका जवाब है नहीं। यदि हमारे शरीर में जॉइंट्स ही नहीं होते तो हम हिल ही नहीं पाते। What exactly is joined together at these joints? बच्चों, इन सारे जॉइंट्स पर असल में जुड़ा क्या होता है? हम उन्हें जॉइंट्स क्यों कहते हैं?
Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs, including the fingers and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structures are the bones. Repeat this activity on other parts of your body. So many bones. बच्चों, आपकी उंगलियां आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दबाइए, जैसे कि आपका माथा, आपका मुंह, आपकी गर्दन, नाक, कान, आपके शोल्डर, आपके कंधे का पीछे का हिस्सा, आपके हाथ, पैर, आपकी पैरों की उंगलियां और आपके हाथों की उंगलियां। क्या आपको कुछ हार्ड, कुछ कड़क महसूस होता है? यह हार्ड स्ट्रक्चर्स को हम बोन्स कहते हैं। यह हमारी हड्डियां होती है। यह सेम एक्टिविटी आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर करके देखिए। कितनी सारी हड्डियां। हम हमारी हड्डियों को मोड़ नहीं सकते। Bones cannot be bent. So, how do we bend our elbow? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. It is two different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. अगर आपकी हड्डियां मुड़ नहीं सकती, तो फिर आपकी एल्बो पर, आपकी कोनी पर हाथ आपका कैसे मुड़ सकता है? बच्चों, आपके हाथ में केवल एक ही लंबी हड्डी नहीं होती, वह दो हड्डियों से बना हुआ है जिनके जॉइंट आपकी एल्बो पर है। यह दोनों हड्डियां एल्बो पर यानी कि आपकी कोनी पर जुड़ जाती है। इसी प्रकार आपके शरीर में बहुत सारी अलग अलग हड्डियां होती है और हम हमारी हड्डियों को केवल इन जॉइंट्स पर ही मोड़ सकते हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. बच्चों, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। इन सारी जॉइंट्स की सहायता से हम हमारे बॉडी के मूवमेंट्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के वह कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एक्टिविटी 2. Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in the figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? बच्चों, एक्टिविटी 2 के लिए एक कागज की पट्टी ले लीजिए, उससे एक सिलेंडर आकार बना लीजिए और फिर एक पुराना रबर या फिर प्लास्टिक का बॉल लेकर यह सिलेंडर उस पर चिपका दीजिए, जैसा कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है। इस सिलेंडर और बॉल को एक कटोरी में रख दीजिए। यह आपको फिगर 8.2 में सही तरीके से दिखाया गया है। क्या वह बॉल उस कटोरी में आसानी से घूम सकता है? क्या उस बॉल के साथ वह कागज का सिलेंडर भी रोटेट होता है? Now, imagine that the paper cylinder is your arm and the ball is its end. The ball is like the part of the shoulder to which your arm is joined. The rounded end of one bone fits into the cavity, hollow space of the other bone. Such a joint allows movements in all directions. Can you name another such joint you can think of? Recollecting the body movements we tried at the beginning of this section. दोस्तों, अब कल्पना कीजिए, सोचिए कि वह जो हमने कागज का सिलेंडर, कागज का हमने जो बेलन बनाया था, वह आपका हाथ है और जो गेंद है वह उस हाथ का सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। आपके शोल्डर और हाथ के बीच में जो जगह है वहां मान लो कटोरी है। एक हड्डी का गोल आकार वाला जो सिरा है वह दूसरी हड्डी के खड्डे में यानी कि कैविटी जो होती है, हॉलो स्पेस होती है, उसमें बैठ जाता है, वहां फिट हो जाता है। ऐसे जॉइंट की मदद से हमारे हाथ हर डायरेक्शन में हर तरह से मुड़ सकते हैं। क्या आप कुछ और ऐसे जॉइंट्स के नाम सोच सकते हैं? 8.4 में आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ आपको आपके थाई का बोन यानी कि आपके घुटने के ऊपर वाली जो हड्डी होती है
वह आपके कमर से किस प्रकार जुड़ी हुई है वह दिखाया गया है। तो बच्चों यह भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। पिवटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक joins the head is a pivotal joint. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. Try these movements. How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint? In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. बच्चों अगला जॉइंट है पिवटल जॉइंट। हमारी गर्दन जहां हमारे कंधे पर आकर मिलती है उस जॉइंट को हम पिवटल जॉइंट कहते हैं, जैसा कि फिगर 8.4 में दिखाया गया है। इस जॉइंट के कारण हम हमारी गर्दन से हमारे सिर को आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ सकते हैं। दोस्तों यह सारे अलग अलग गर्दन के मूवमेंट्स करके देखिए और अब मुझे बताइए कि गर्दन के यह मूवमेंट्स आपके हाथ या फिर आपके पैर के मूवमेंट से किस प्रकार अलग है। बच्चों पिवटल जॉइंट में जो सिलिंड्रिकल बोन होता है, जो बेलन की आकार का जो बोन होता है, वह एक रिंग में गोल घूमता है, जैसा कि फिगर 8.4 में दिखाया गया है। हिंज जॉइंट्स, पेज नंबर 69। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। Observe the hinges of the door carefully. They allow the door to move back and forth. आपके घर पर कोई भी एक दरवाजा होगा, उसे 3-4 बार खोलिए और बंद करिए। अब इनके जो हिंजेस है उन्हें ध्यान से देखिए जब आप दरवाजा खोल रहे हो या बंद कर रहे हो। यह जो कब्जे होते हैं, जो हिंजेस होते हैं, उन्हें यदि आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि जब आप दरवाजा खोलते हो या बंद करते हो तब यह आगे पीछे होते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5. Attach a small pencil to the cylinder by piercing the cylinder at the center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we saw with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. दोस्तों इस एक्टिविटी के लिए एक कार्डबोर्ड या फिर एक थिक चार्ट पेपर से बेलन आकार का सिलेंडर बनाइए, जैसा कि आपको फिगर 8.5 में दिखाया गया है। अब इस पर एक छोटी सी पेंसिल को लगा दीजिए उस सिलेंडर में होल करके। अब एक दूसरे कागज के टुकड़े से एक आधा कटा हुआ सिलेंडर बनाइए। अब इस आधे कटे हुए सिलेंडर में हमने पहले जो सिलेंडर बनाया उसे हम रख देंगे। अब उस पेंसिल की मदद से उस सिलेंडर को हिलाने की कोशिश कीजिए, जैसा आपको फिगर 8.5 में दिखाया गया है कि आपको कौन से डायरेक्शन में उसे हिलाना है। आपने बनाया हुआ यह मॉडल किस प्रकार मुड़ता है? क्या यह मूवमेंट आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अलग है? बच्चों हमने इस प्रकार का मूवमेंट हमारी एल्बो में देखा था एक्टिविटी 1 में। हमने 8.5 वाला जो मॉडल प्रिपेयर किया है, जो मॉडल तैयार किया है, वह हिंज से अलग है, लेकिन वह हमें सहायता करता है यह समझने में कि एक हिंज में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, वह कौन सी बाजू मोड़ेगा, यह हमें आसानी से समझने में सहायता करता है। हमारे एल्बो में, हमारी कोनी में एक हिंज जॉइंट है, जिसकी सहायता से हम हमारे हाथ को आगे और पीछे कर सकते हैं। क्या आप इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हिंज जॉइंट्स के बारे में सोच सकते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स। Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joints. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? Try to move your upper jaw now. Are you able to move it? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. दोस्तों हमारे शरीर में कुछ जगह पर ऐसे जॉइंट्स होते हैं
कि जिनके कारण हमारे बॉडी को मूवमेंट करने नहीं हो सकता। यह जॉइंट्स तो है, लेकिन यहाँ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपके सिर की हड्डियां, आपके ब्रेन को जो स्कल कवर करता है, उसकी हड्डियों में फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। जब आप आपका मुंह खोलते हैं, तब आपने देखा होगा कि जो नीचे वाला पार्ट है, जो आपके नीचे के दांत है, वह हिस्सा नीचे की ओर मुड़ जाता है, नीचे मूव होता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वह उसी जगह पर रहता है। तो बच्चों, आपके ऊपर के हिस्से की सारी हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। यह फिक्स्ड जॉइंट्स से कनेक्टेड है और आपके अपर जॉ और लोअर जॉ में एक ऐसा जॉइंट है जिसके कारण आप आपका मुंह खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। We discussed only some of the joints that connect parts of our body. What gives the different parts of the body their different shapes? If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. बच्चों, यहाँ हमने सिर्फ कुछ ही प्रकार के जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो हमारे बॉडी के अलग अलग बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। बच्चों, लेकिन हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को आकार कौन देता है? बच्चों, यदि आपको एक खिलौना बनाना है, एक डॉल बनानी है, एक गुड़िया बना रहे हो, तो सबसे पहले आप एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। आप एक बेसिक हाथ, पैर, गर्दन और सिर वाली लड़की बनाएंगे, फिर आप उसको धीरे धीरे आकार देंगे। तो बच्चों, हमारे शरीर की हड्डियों का भी यही तरीका है। हड्डियों से हमारे शरीर का फ्रेमवर्क बनता है, जिसके ऊपर हमारे अलग अलग मसल्स, हमारी फ्लैश, वह सब आकर हमारे शरीर को आकार देते हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। यह जो फ्रेमवर्क होता है हमारे शरीर का, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। इस स्केलेटन को हम सरल भाषा में कंकाल कहते हैं। पेज नंबर 70। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. दोस्तों, हमारे शरीर में लगभग 305 हड्डियां होती हैं जब हम जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, यह हड्डियों के नंबर कम होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब आपके शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। How do we know that this is the shape of a human skeleton? How do we know the shapes of different bones in our body? We can have some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. One way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body. दोस्तों, हमें यह कैसे पता चला कि यह जो कंकाल है वह इंसानों का है, हम ह्यूमन बीइंग्स का है? हमें हमारे शरीर की अलग अलग हड्डियों के आकार, उनके शेप्स कैसे पता चले? हमें थोड़ा आइडिया आ सकता है हमारे शरीर की हड्डियों के नंबर का, क्योंकि हम उन्हें बाहर से छूकर महसूस कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, सबसे आसान तरीका सारी हड्डियों को देखने का एक ही है, वो है एक्सरे निकालना। बच्चों, एक्सरे इमेज यदि निकाले किसी के शरीर की, तो आप हड्डियों को आसानी से देख सकेंगे। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. The X-ray show the shapes of the bones in our bodies. दोस्तों, क्या आपके घर पे आपने या फिर आपके किसी परिवार के सदस्य ने अपने शरीर के किसी एक या दो अंगों का एक्सरे निकाला है? कभी कभी जब हमें चोट लग जाती है या फिर हमारा एक्सीडेंट, हमारा अपघात हो जाता है, तब डॉक्टर इन एक्सरे का सहायता लेते हैं हमारे हड्डियों में डैमेज हुआ है कि नहीं, यह देखने के लिए। तो दोस्तों, एक्सरे की सहायता से हमें हमारी हड्डियों के आकार मालूम पड़ सकते हैं।
Feel the bones in your forearm, upper arm, lower leg and upper leg. Try to find the number of bones in each part. अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी जो भाग है तथा आपके पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की जो हड्डियां हैं उनका अनुभव कीजिए। हर एक अंग की हड्डियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की हड्डियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में हड्डियों की संख्या गिनिए। Bend your fingers. Are you able to bend them at every joint? How many bones does your middle finger have? Feel the back of your palm. It seems to have many bones, isn't it? Is your wrist flexible? It is made up of several small bones called carpals. What will happen if it has only one bone? बच्चों, आपकी उंगलियां मोड़िए। क्या आप उन्हें हर एक जॉइंट पर मोड़ सकते हैं? आपकी मझली उंगली जो है उसमें कितनी हड्डियां हैं? आपकी जो पाम है, आपकी जो हथेली है, उसका पीछे का हिस्सा छूकर देखिए। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी हड्डियां हैं, है ना? आपको फिगर 8.9 में हथेली की हड्डियां दिखाई गई है। क्या आपकी हथेली फ्लेक्सिबल है? बच्चों, आप इसे हर अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। यह बना होता है बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से, जिन हड्डियों को हम कहते हैं कार्पल्स। बच्चों, क्या होगा यदि हमारे हाथ में केवल एक ही हड्डी होती? एक्टिविटी 4. टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल. फील योर चेस्ट बोन्स and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Count as many ribs, bones of the chest as possible. Observe figure 8.10 carefully and compare with what you feel of the chest bones. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. अब एक्टिविटी 4 के लिए एक गहरी सांस लीजिए और उसे कुछ देर तक रोक के रखिए। जब आपकी सांस रुकी हुई है, तब आपकी छाती की हड्डियों को महसूस करने की कोशिश कीजिए आपकी उंगलियों से। आप जितनी रिब्स गिन सकते हैं, जो आपकी छाती की जो हड्डियां हैं, वह आप जितनी गिन सकते हैं उतनी गिनिए। अब फिगर 8.10 को ध्यान से देखिए और आपको जो महसूस होता है, आपने जो फील किया, उसे इस फिगर के साथ कंपेयर कीजिए। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रिब्स है, जो हमारे छाती की जो हड्डियां हैं, वह सारी मुड़ी हुई हैं। आपके छाती की जो हड्डियां हैं, वह आगे की तरफ आपकी छाती के सेंटर में आकर मिलती है और पीछे वह आपके बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। इस हड्डियों से एक बक्सा बन जाता है जिसे हम रिब केज कहते हैं। इस रिब केज में 12 रिब्स है, 12 हड्डियां हैं आपकी छाती की हर एक साइड पर, यानी कि टोटल 24 हड्डियां छाती में होती है। इस रिब केज के अंदर हमारे शरीर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होते हैं जो इन रिब केज के अंदर बंद होते हैं। Ask some friends to touch their toes without bending their knees. Starting from the neck, move your fingers downwards on the back of your friend. What you feel is the backbone. It is made up of many small bones called vertebrae. The backbone consists of 33 vertebrae. The rib cage is joined to these bones. आपके कुछ दोस्तों को कहिए कि वह अपने घुटने बेंड किए बिना, मोड़े बिना उनके पैर छुएं। उनको कहिए कि वह अपनी पीठ को मोड़कर नीचे झुककर उनके खुद के पैर छुएं। जब वह ऐसा करते हैं, तब आप आपकी उंगली से उनकी पीठ पर बैकबोन फील करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, यह बैकबोन लंबा होता है, आपकी गर्दन से लेकर आपकी कमर के नीचे तक जाता है और यह छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ होता है। इन छोटी हड्डियों को हम वर्टेब्रे कहते हैं। बच्चों, हमारा जो बैकबोन होता है वह 33 ऐसे वर्टेब्रे से बना हुआ होता है। फिगर 8.11 में आप बैकबोन का फोटो देख सकते हैं। बच्चों, जो हमारा रिब केज होता है
वह इन वर्टेब्रे से जुड़ा हुआ होता है। If the backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? दोस्तों आप सोचिए, यदि यह बैकबोन केवल एक ही लंबी हड्डी से बना हुआ होता तो क्या आपके दोस्त झुक पाते? बच्चों, यदि यह एक लंबी हड्डी होती तो आपके दोस्त झुक नहीं पाते। तो दोस्तों अब जल्दी से याद कर लेते हैं हमने इस पाठ में अब तक क्या सीखा। हमने 8.1 में ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स देखा, जहां हमने हमारे शरीर के अलग अलग जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहला था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर आता है पिवटल जॉइंट, फिर था हिंज जॉइंट और अंत में हमने देखा फिक्स्ड जॉइंट्स। तो बच्चों यह तो हो गए कुछ अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स। इनके अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। आगे हमने हमारे बारे में भी पढ़ा। हमने यह देखा कि एक्सरे के माध्यम से हमें हमारी हड्डियों के आकार के बारे में पता चल सकता है। फिर हमने एक्टिविटी 4 के द्वारा हमारे रिब केज और हमारे बैकबोन को महसूस किया। हमने यह भी सीखा कि बैकबोन बना होता है 33 वर्टेब्रे से। वर्टेब्रे छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो बच्चों अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए अलविदा।